चाइनीज बहू। चाइनीज बहू हमारी याद तो है ना आपको? भूले तो नहीं ना? हाँ भाई, थोड़ी देर में ही सही, लेकिन चाइनीज बहू की कहानी आ ही गई। क्या हो रहा है ये देश में? चाइना ने तो आतंकी मचा रखा है। अरे क्या हो गया? क्यों चाइना को कोसता रहता है? भूल मत, तेरी ससुराल चाइना की ही है। हाँ माँ, पर ये देखना, लड़ाई झगड़े, ये बीमारी, ऊपर से ये देश कितना चालाक है, अंदर न जाने क्या क्या करता रहता है। तभी अंदर से बहू की चिल्लाने की आवाज आती है। अरे क्या हो गया बहू, क्यों चिल्ला रही है? माँ जी, ये देखिए, ये रूस ने यूक्रेन की हालत क्या कर दी है। ऊपर से चाइना में डर बड़ा लॉकडाउन लग गया है। माँ जी, अब क्या किया जाए? अरे तो तुम लोगों को क्या परेशानी हो रही है, मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ। वो क्या है ना माँ, हम लोग चाइना जाने की सोच रहे थे, सांगसू के भाई की शादी है। तो क्या? अरे कौन सा उन लोगों के यहाँ भाई घोड़ी चढ़ता है जो बहन काजल लगाकर नेक लगी? माँ जी, उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी है, उसमें या तो पुतली रह सकती है या काजल। साले की पुतली निकाल कर काजल लगा दो, अंधा कहीं का। क्या क्या बोले तुम मेरे भाई के बारे में? अरे नहीं नहीं बहू, वो तो बोल रहा था कि तुझे नेग मिल जाएगा। हैं, बहन है ना तो उसकी। नहीं नहीं माँ जी, मैं सब समझती, ये मेरे भाई का मजाक बनाते रहते। कितना सीधा है मेरा भाई, बिल्कुल छिपकली जैसा। नहीं नहीं बहू, सीधा गाय जैसा होता है। सही पकड़े हैं माँ जी। हाँ, तो मेरे भाई की शादी है, मैं चाइना जरूर जाऊंगी। तभी एक पड़ोसन आ जाती है। अरे नहीं नहीं बहू, तू कहीं ना जा, हम लोगों का मन कैसे लगेगा तेरे बिना। ले बहू, तेरे भाई के लिए ये शॉल रख ले, हमारी तरफ से गिफ्ट कर देना। अरे सब कितने अच्छे हैं, मेरी चाइनीज बहू को कितने प्यार से तुम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। सच में बड़ी भाग्यशाली हूँ मैं। कैसी बात कर रही है? ये तो हम लोगों के देश की खूबसूरती है कि हर किसी को दिल से अपना लेते हैं, बस वो भी दिल से हमें अपना समझे। कैसी बात कर रही हैं आंटी जी? मेरे लिए आप सब सासू माँ जैसी ही हैं। मुझे भारत बहुत अच्छा लगता है, ये सबसे अच्छा देश है, मेरा भारत महान। वैसे भी लड़के की शादी जहाँ होती है वो तो वहीं की हो जाती है ना। जीती रे बहू, सही बोल रही है। औरत तो होती ही पानी की तरह है, जो जहाँ जैसे रखे वैसी ही शेप ले लेती है। आंटी जी, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, समझ नहीं आया। नो प्रॉब्लम, मैं चाय बना कर लाती हूँ। फिर क्या, वो दिन भी आ जाता है जब बेटे बहू को चाइना जाना पड़ता है। वहाँ जाकर बहू का भाई कहता है, मेरे बहन आ गए, मेरे बहन आ गए। मैंने सबको बोला कि सब हिंदी में बात करेंगे, नहीं तो बहन नाराज हो जाएगी। थैंक्स बॉय, हिंदी मेरी भाषा है। आप मुझे उसमें बात करना अच्छा लगता है। आपने जीजा जी से मिलो। ओ बहन, तुम अंदर चलो। सभी बहू को अंदर लेकर चले जाते हैं, लेकिन सांगसू का पति, वो तो बेचारा चाइना के ससुराल के आंगन में अकेला खड़ा रहता है। काफी देर तक जब कोई उसे नहीं पूछता तो वो माँ को घर पर फोन करता है। हाँ बेटा, पहुँच गए ना कुशल मंगल? हाँ माँ, लेकिन सांगसू पता नहीं कहाँ है, वो तो अंदर गई है, तब से बाहर आई ही नहीं। अरे कैसी बात कर रहा है? तो तू अंदर चला जा, तू बाहर क्यों है? अरे दामाद है तू वहाँ का, उन लोगों ने तुझे बिठाया, चाय पानी कुछ नहीं पूछा? नहीं ना माँ। तभी सामने से सांगसू आती है। क्यों आप अभी तक तैयार नहीं हुए? और ये बैग लेकर क्यों कमरे से बाहर आए? इसे वहीं रख देते। कमरा? कौन सा कमरा? अरे कैसी बात कर रही हो? जब से तुम अंदर गई हो मैं बाहर ही तो खड़ा हूँ। बहू को बहुत हैरानी होती है और गुस्सा भी आता है। तभी उसका भाई और माँ आ जाते हैं। और सांगसू अंदर खाना।
और अदिति दोनों सौतेली बहनें थी। सुकन्या की माँ आशा का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था। उसके पिता मनोहर ने दूसरी शादी की और सुकन्या की सौतेली माँ सरिता के घर में आ गई। सरिता ने आते ही पूरे घर को अपने कब्जे में कर लिया। वो हमेशा सुकन्या से पहले अपनी सगी बेटी अदिति पर ध्यान देती थी। मम्मी ये देखो मेरा नया सूट, शाम के फंक्शन में ये कैसा लगेगा? ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, रानी लगेगी बिल्कुल मेरी बेटी। मम्मी वो सुकन्या को क्या दोगी पहनने के लिए? वो भी तो हमारे साथ शादी में जा रही है, पहन लेगी कुछ भी जो उसका मन होगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसके लिए भी नया सूट खरीदूं। वैसे भी तुम्हारे पापा का अब इतना काम नहीं बचा। मेरे लिए तुम्हें नया सूट लेकर देना जरूरी था। बहुत लोग आएंगे वहाँ, क्या पता कोई तुम्हें अमीर घर का लड़का पसंद कर ले। अरे सरिता, कभी कभी अपनी बड़ी बेटी सुकन्या के बारे में भी सोच लिया करो। वो बेचारी भी तो शादी लायक है। बस आ गए अपनी लाडली बेटी के बारे में चिंता करने। पता नहीं कौन से मनहूस दिन मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई थी। जब से आई हूँ एक ही नाम तुम्हारे मुंह पर चढ़ा हुआ है, देखती हूँ सुकन्या सुकन्या। अरे तुम्हारी दूसरी बेटी अदिति भी कुंवारी है, वो भी तुम्हारी ही बेटी है। उसके बारे में भी कुछ सोचा करो। मैं हूँ जो पैसे जोड़ जोड़ कर अपनी बेटी को सूट दिलवाए हैं। अब शाम को चलने की तैयारी कर लो, बहुत बड़े बड़े लोग उस शादी में आएंगे। ये तो मेरी सहेली पुष्पा की बड़ी मेहरबानी है जो उसने हमें एक कार्ड दे दिया, वरना हम गरीबों को इस शहर में और इतनी बड़ी शादी में कौन पूछेगा। मनोहर को पता था कि सरिता का स्वभाव बहुत ही खड़ूस है, इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। शाम को सब लोग शादी के लिए तैयार होते हैं। अदिति बहुत ही सुंदर सूट पहनकर तैयार होती है। सुकन्या के पास तो कपड़े ही नहीं थे। अचानक मनोहर सुकन्या के पास आता है। सुकन्या बेटी, ये ले, ये तेरी माँ की साड़ी है, तू ये पहन कर तैयार हो जा। देख कितनी सुंदर साड़ी है, मेरे संदूक में रखी थी, मैं वही ढूंढ रहा था और आज मुझे मिल गई। पिताजी ये माँ की साड़ी सचमुच, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। शुक्रिया पिताजी, आज आपने माँ की ये साड़ी देखकर मुझे बहुत खुशी दी है। हाँ बेटी, अब ये साड़ी पहनकर जल्दी से तैयार हो जा, देखना तब से सुंदर लगेगी मेरी बेटिया। सुकन्या अपनी माँ की साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। सब लोग शादी में पहुँचते हैं। सरिता जानबूझकर अदिति को ही आगे कर रही थी ताकि वहाँ लोग अदिति को ही देखें। तभी एक बहुत ही बड़े परिवार के लड़के आशीष की नजर सुकन्या पर पड़ती है। सुकन्या बिल्कुल अकेली खड़ी थी। वो लड़का उसके पास आया और उससे बात करने लगा। हेलो, मेरा नाम आशीष है और आपका? जी मेरा नाम सुकन्या है। अच्छा नाम है आपका। वैसे आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? चलिए ना, वहाँ डांस फ्लोर पर सब लोग डांस कर रहे हैं। आशीष को सुकन्या से बात करता देख सरिता आशीष के पास आती है। सुकन्या बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं, इनके साथ अदिति डांस कर लेगी। अब हाँ, क्यों नहीं, प्लीज। मनोहर ने तो सुकन्या को बुलाया ही नहीं था। ये सब तो सरिता की चाल थी। थोड़ी देर बाद सुकन्या फिर से खड़ी थी। अदिति आशीष के साथ डांस करने लगती है। आशीष अभी भी सुकन्या की तरफ ही देख रहा था। शायद उसे सुकन्या पसंद आने लगी थी। आशीष पूरी शादी में सुकन्या से बात करने की कोशिश करता रहा, पर बार बार सरिता अदिति को बीच में लाने लगी। पर आशीष के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। एक दिन जब सुकन्या घर के काम कर रही थी तो अचानक मनोहर के साथ आशीष और उसके माता पिता आ जाते हैं। सरिता, जाकर जल्दी से चाय नाश्ते का इंतजाम करो। घनश्याम जी अपने बेटे आशीष का रिश्ता हमारी सुकन्या के लिए लेकर आए हैं। क्या सुकन्या के लिए आशीष का रिश्ता? ये कैसे हो सकता है? मनोहर की बात सुनकर सरिता चौंक जाती है। सुकन्या तो घर की झाड़ पोछ में मैले कुचैले कपड़ों में मानो ऐसी लग रही थी जैसे कीचड़ में कमल। वहीं अदिति सोफे पर आराम से बैठी थी। सब कुछ आशीष और उसके माता पिता के सामने था। सुकन्या बेटिया, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। अदिति, जाओ अपनी दीदी को तैयार कर दो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उसे तैयार करने की। तुम उसकी नौकर नहीं हो जो उसे तैयार करो, अपने आप हो जाएगी तैयार। ये रिश्ता उसके लिए आया है, अदिति उसकी नौकरानी नहीं है। अंदर चल रही सरिता और मनोहर की बातें थोड़ी थोड़ी आशीष और उसके माता पिता के कानों में आ रही थी, इसलिए मनोहर बाहर आ जाता है। मनोहर जी, हमारे बेटे आशीष को आपकी सुकन्या उस दिन बहुत पसंद आई थी और वैसे भी हम आशीष के लिए लड़की ढूंढ ही रहे थे, इसलिए अचानक ही आपको मैंने फोन मिला दिया। मेरी सुकन्या तो बहुत किस्मत वाली है जो आप जैसे इतने बड़े घर का रिश्ता उसके लिए आया, वरना हम तो, मैं आपको क्या ही कहूँ। घनश्याम जी, आपने सचमुच मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। नहीं नहीं मनोहर जी, इंसान दिल से अमीर होता है। आपने अपनी बेटी सुकन्या को जो संस्कार दिए हैं वो किसी धन दौलत से कम नहीं। तभी सुकन्या चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। सुकन्या का रिश्ता पक्का हो जाता है। भाई साहब, हमें आपकी सुकन्या बहुत पसंद है। हम तो जल्द से जल्द शादी करके सुकन्या को अपने घर की बहू बनाकर ले जाना चाहते हैं। बस आप शादी की तैयारियां कीजिए। आशीष के माता पिता के मुंह से ये बातें सुनकर मनोहर की खुशी का ठिकाना नहीं था। सुकन्या आज एक बहुत बड़े घर की बहू बनने जा रही थी। आशीष के माता पिता रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुकन्या की शादी की तारीख निकल आती है। सरिता, मैं देख रहा हूँ जब से सुकन्या की शादी पक्की हुई है तुमने सुकन्या से बात तक करना छोड़ दिया है। ये ठीक नहीं। तुम अपनी बेटी की शादी करो, मैं इस शादी में कोई हाथ नहीं लगाऊंगी। ये रिश्ता मेरी बेटी के लिए था। मैं चाहती थी आशीष के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करना, पर तुम्हारी उस सुकन्या ने सब काम खराब कर दिया। ये तुम गलत कह रही हो सरिता। सुकन्या के लिए आशीष के माता पिता खुद से रिश्ता लेकर आए हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम क्यों सौतेलापन सुकन्या के साथ रख रही हो? तुम्हें तो उसकी सगी माँ बनकर उसे विदा करना चाहिए। मैं इसलिए तुम्हें उसकी माँ बनाकर लाया था, वरना क्या? कहो तो मैं अभी ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। बोलो।
मनोहर की बात। अरे माँ और बाबूजी को नहीं बता सकते थे तो क्या हुआ, मुझे ही बता देते। अब क्या करूं, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में करना पड़ा कि मुझे तुम्हें बताने का समय ही नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, शादी मैंने ऐसे ही कर ली, लेकिन मैं रिसेप्शन पार्टी बहुत अच्छे से करूंगा। उसमें तुम अपने सारे अरमान निकाल लेना मेरी प्यारी बहना। हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर मेरी भाभी आई है, इकलौते भाई की इकलौती भाभी। हिमांशी का व्यवहार देखकर और उसका पहनावा देखकर सलोनी अपने मन ही मन सोच रही थी, मेरी ननद तो बहुत खूबसूरत, सुंदर और गोरी है। काश कि मैं भी इतनी गोरी और सुंदर होती तो अच्छा होता, लेकिन मैं अपनी ननद की जैसी नहीं हूँ, मेरा रंग सांवला है। सलोनी अपने मन में ऐसा सोचकर अपना मुंह लटका लेती है। कुछ देर बाद हिमांशी सलोनी को अपने भाई के कमरे में लेकर आती है। भाभी जी, आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं यहीं पर हूँ, आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी और आपकी मदद करवा दूंगी। अभी तो मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है ननन जी, लेकिन अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको तुरंत बुला लूंगी। आप चिंता मत करो, आपके अलावा इस घर में मेरा है भी कौन जो मुझे समझ सके। एक भाभी के लिए एक ननन बहुत मायने रखती है, आप तो इस चीज को समझती हो ना। हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी भाभी, बिल्कुल समझती हूँ, आप चिंता मत करो, मेरे रहते इस घर में आपको कभी किसी चीज की परेशानी होगी ही नहीं। ऐसा बोलने के बाद हिमांशी अपने भाई के कमरे से बाहर आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद हिमांशी अपने कमरे में जाती है और एक नया सा सूट पहनकर अपनी भाभी के कमरे में आती है। अरे भाभी, अभी तक आप तैयार नहीं हुई हो, रुको मैं आपको तैयार कर देती हूँ। हिमांशी अपनी भाभी सलोनी को तैयार करने लगती है। तभी सलोनी देखती है कि हिमांशी ने बहुत सुंदर और प्यारा सूट पहना होता है। वो शीशे में अपनी ननद को देखते हुए कहती है, क्या बात है ननद जी, तुम्हारा ये सूट कितना प्यारा लग रहा है, तुम्हारे गोरे रंग पर खिल रहा है। मेरा रंग काला है ना, तो मेरे ऊपर ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते। मैंने कई बार ऐसे कपड़े देखे हैं, लेकिन मेरा रंग और बेकार लगने लगता है। अरे भाभी कैसी बात कर रही हो आप, ये तो बहुत प्यारा कलर है और ये कलर भी मीडियम है, इसे गाजरी कलर बोलते हैं। आपको पता है ये कलर हर एक औरत के ऊपर जचता है, फिर चाहे वो काली हो या गोरी हो। आपको यकीन नहीं है तो रुको, मैं आपको ये सूट देती हूँ, फिर आप इसे पहनकर देखना, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। हिमांशी अपने कमरे में जाती है और दूसरा सूट पहनकर जो उसने पहना होता है उसे उतार के अपनी भाभी के पास ले आती है। भाभी ये लो सूट। अरे ननद जी, आपको ये सूट मुझे देने की क्या जरूरत थी, रहने दीजिए। अरे क्या हुआ भाभी, आप मेरी भाभी हो, मैं इतना नहीं कर सकती, चलो इसे पहनकर दिखाओ। हिमांशी के ऐसा कहने के बाद सलोनी हिमांशी की बात मान लेती है और सूट पहनकर अपनी ननद को दिखाती है। देखो ननद जी कैसा लग रहा है। पहले तो मुझे लग रहा था कि मेरे रंग के ऊपर ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे सांवले रंग के ऊपर ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ क्यों नहीं भाभी, आपके ऊपर ये रंग बहुत अच्छा लग रहा है। कलर कुछ नहीं होता भाभी, पहनने का तरीका होना चाहिए। आपके ऊपर ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है, आज से आप इसे अपने पास ही रख लो। हिमांशी ऐसा कहकर अपनी भाभी को तैयार करने के बाद मुंह दिखाई के लिए लेकर आती है, जहाँ सब बहुत अच्छे से उसकी मुंह दिखाई की रस्म करते हैं और सभी उसे शगुन देते हैं। साथ में हिमांशी भी एक प्यारा सा तोहफा अपनी भाभी को देती है। भाभी, मैं आपके लिए ये इतना प्यारा सा तोहफा लेकर आई हूँ, इसे हमेशा अपने पास ही रखना। आप तो बहुत अच्छी हो ननद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह हिमांशी अपनी नई भाभी के आने पर बहुत खुश होती है, लेकिन सलोनी बहुत ही चालाक होती है। उसे जो भी चीज हिमांशी की अच्छी लगती है वो उससे लेने के चक्कर में उसके सामने ऐसा दिखावा करती है जैसे उसके रंग की वजह से उसके ऊपर कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं। एक दिन सलोनी अपनी ननद के कमरे में आती है तो वो ननद के ड्रेसिंग टेबल पर बहुत महंगा महंगा मेकअप का सामान देखती है। कितना महंगा महंगा मेकअप का सामान है, मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है, ऐसा सामान तो मैंने कभी देखा ही नहीं जिंदगी में। अरे भाभी आप यहाँ, कुछ काम था क्या आपको? नहीं कुछ काम नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही आई थी। वैसे ननद जी आपके कमरे में ड्रेसिंग टेबल पर ये इतना महंगा महंगा मेकअप का सामान, वैसे तो मैं भी सोचा करती थी कि मैं मेकअप करूंगी, लेकिन मेरा रंग सांवला है इसलिए मेरे रंग पर पता नहीं मेकअप खिलेगा या नहीं। अरे भाभी आप भी ना कैसी बातें करती हो और सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं होता, मेकअप हर चेहरे पर अच्छा लगता है। देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ। हिमांशी अपनी भाभी सलोनी के चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप करती है तो सलोनी को अच्छा लगता है। तभी सलोनी कहने लगती है, ननन जी बहुत बढ़िया मेकअप है आपके पास, काश कि मेरे पास भी होता। होने की क्या बात है भाभी जी, ये है ना, आप इसे रख लो, मैं अपने लिए और मंगा लूंगी, आपके पास रहे या मेरे पास रहे, कौन सी बड़ी बात है। सलोनी ये सुनते ही खुश हो जाती है। मेरी ननन बहुत अच्छी है, आप सच में बहुत अच्छी हो ननन जी, भगवान ऐसी ननन हर किसी भाभी को दे। ऐसा कहने के बाद सलोनी अपने कमरे में सारा मेकअप का सामान उठाकर ले आती है और उसे अपनी ड्रेसिंग टेबल पर लगाने लगती है।
ननंद की सारे सामान पर मेरा ही अधिकार है। मैं उनके पास कुछ नहीं छोड़ूंगी, सब ले लूंगी।